हिंदी साहित्य की कहानियों के संसार में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मत्स्यगंधा और लेखिका हैं हिंदी साहित्य और पत्रकारिता जगत की जानी मानी और सशक्त हस्ताक्षर गीता श्री। गीता श्री जी मुख्य रूप से महिलाओं की आज़ादी, अस्मिता और सामाजिक यथार्थ पर बेबाक लेखन के लिए जानी जाती हैं। साहित्य के अलावा गीता श्री एक बेहद सफल पत्रकार भी रही हैं। उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया में लंबे समय तक काम किया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रकारिता के लिए 2008-9 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मई की उस गर्म शाम को बतहु सहनी के तलवों के छाले साफ करते हुए सुरसती सोच रही थी कि उसके मन के जाले भी साफ कर पाती तो कितना अच्छा होता। बड़ी मुश्किल से बतहु की आंखों के आंसू सूखे थे। उसकी आंखें किसी सूने जंगल जैसी वीरान हो गई थीं। उन्हें देखते हुए वो सिहर उठती थी। कितनी सपनीली आंखें थीं। गांव छोड़ते हुए कुछ सपने उसे दे गया, कुछ संग ले गया था। अब जो लौटा है तो उन आंखों में सपनों का उजाड़ दिखाई दे रहा है। उसके पैरों के पास बैठी सुरसती सरसों का तेल मले जा रही थी। बतहु आंख मूंद कर सोने का नाटक कर रहा था। सुरसती की देह से उठती सरसों तेल, बेसन, सूखी मिर्च की तीखी गंध उसे विचलित कर रही थी। एक गंध उठती थी उसकी देह से, वो लुप्त थी। उस एक मादक गंध के ऊपर ये अजीब सी तीखी जाने कब कैसे लिपट गई थी सुरसती के ऊपर। उसकी गैर हाजिरी में उसने खुद को मिली जुली गंध में लपेट लिया था और बतहु को ये गंध चुभ रही थी। न गंध भा रही थी, न सुरसती का रूप। पीली सिंदूर पुती चौड़ी मांग उसे अचरज से भर रही थी। 3 साल पैसे बचाने और बनाने के चक्कर में 3 साल का ही तो अंतराल आया था। उसी में कोई औरत इतनी बदल जाएगी, ये सब सोचते हुए वो कसमसा रहा था। उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था। दोनों कुछ कुछ समझ रहे थे, एक दूसरे की मनोदशा। 1 सप्ताह से बतहु काट पर औंधे मुँह पड़ा था। उसका उठने का मन नहीं होता था। वहीं पड़े पड़े करहाता और उजाड़ आंखों से पत्नी और दोनों बेटों को देखता, जो बाहर मिट्टी में बैठे कुछ खेल रहे होते थे। सुरसती सिर्फ सेवा करती जा रही थी। कभी तलवों पर मरहम लगाती तो कभी माथे में वन फूल चुपड़ देती। बतहु को जैसे चुप सी लगी है। सुरसती भी नहीं पूछती है कुछ भी। उसका आदमी घर लौट आया, उसे बस इतनी तसल्ली थी। बतहु दिल्ली से गांव के लिए पैदल ही निकल पड़ा था, इस उम्मीद में कि कोई गाड़ी मिल जाएगी। सारी बची खुची कमाई लेकर निकल पड़ा था। उसने एक अफवाह सुनी कि राजनगर बस स्टैंड से बसें बिहार के लिए निकलने वाली हैं। वो बुराड़ी से पैदल चलता चलता राजनगर पहुंचा। वहाँ कोई बस नहीं। बस स्टैंड में अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। हाहाकार मचा हुआ था। सामान, बच्चों समेत लोग गाड़ियाँ ढूंढ रहे थे। उनकी बेचैनियों को देखकर कुछ गिद्ध जैसे लोग मंडरा रहे थे, जो मनमानी वसूली करने की फिराक में थे। उन्हें बिहार बॉर्डर तक ले जाने को तैयार थे, मगर मोटी रकम मांग रहे थे। बतहु ने अपने पैसे टटोले। हर महीने पैसे घर भेज देता था। अपने पास खर्च भर बचा कर रखता था। स्विमिंग पूल के कोच असिस्टेंट की पगार ही कितनी होगी कि घर भी पैसे भेजे, अपना खर्चा भी चलाए और बचत भी करे। एक कमरे में 3 लड़कों के साथ जीवन काट रहा था। उसे जीवन और कमाई दोनों से कोई शिकायत नहीं थी। उसके मन लायक काम था। उसे एक ही काम आता था, तैरना और मछली मारना। बहुत कुशल तैराक था और उसने गांव के कई लोगों की जान बचाई थी नदी में डूबने से। घंटों सांसें रोके वो नदी के तल में घूमता रहता था। अपने को गांव की नदी का प्रेमी कहता था। नदी के जिस्म पर वो मछलियों के साथ तैरता हुआ बड़ा हुआ था। ये नदी कई गांवों के बीचों बीच थी। उसका गांव उन सबके लिए एक बड़ा हाट था। उसके गांव में सब्जियों का बड़ा हाट लगता, जिसमें किसान अपनी सब्जियां लेकर रोज आते जाते थे। नदी में कई नावें थीं, नाविक भी। मगर बतहु का अंदाज ने डाला था। वो हल्के अंधेरे में भी सवारियों को पार उतार आता था। नदी किनारे उसने बसेरा बना लिया था। किसी को मना नहीं करता था। एक साथ 2 नाव खींच लेने की क्षमता थी। एक में सामान, दूसरे में सवारी। वो नदी का मिजाज पहचानता था, चाहे भादों की उफनती नदी हो या जेठ में कृष्णकाय नदी। वो दोनों रूप में उससे खेलता था। सब उसे भंवर का खिलाड़ी कहते थे।
नदी के बीचों बीच जहाँ भंवर पड़ा करते थे वहाँ से ज़्यादातर मल्लाह दूर रहते थे। दूर से ही भंवर को देखकर नाव की दिशा बदल लेते थे। बतहु सहनी भंवर के साथ चक्कर लगाता हुआ लौट आता था। सब उससे चेताते, वो हो करता, अट्टहास करता और मौज लेता। उसे सुरसती भी रोकती थी। तब वो कहता, मैं इसी नदी के साथ सती होऊंगा सुरसतिया, देखना, ये मेरी प्रेमिका है, तू मेरी पत्नी। एक दिन वो इन दोनों को छोड़कर दिल्ली चला गया। उसके पहले गांव के कई लड़के दिल्ली गए थे। सब ने काम पकड़ लिया था। सब अच्छा कमा रहे थे। उनके घरों में बाहरी कमाई की रौनक दिखाई दे रही थी। बतहु के दिल में दिल्ली की कमाई बसने लगी थी। मोबाइल खरीद लिया था। अपने संगी साथियों से संपर्क में रहता था। सब उसे बुलाते थे, तरह तरह के लालच देते थे। उसे उसकी नदी रोकती, फिर मछलियाँ, सुरसती और 2 छोटे बच्चे। वो पैसों के लालच के बावजूद दिल्ली जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो तो एक दिन बड़का घरारी की दिल्ली वाली मालकिन अपनी शहरी सहेली के साथ गांव के पर्यटन पर आईं तो नौका विहार करने आ गई थीं। बतहु को ये काम मालिक ने सौंप दिया था। नदी में कुछ हिस्सा मालिक का भी था। नदी बढ़ते बढ़ते उनके खेतों तक आ गई थी। वो शाम याद है उसे। खटिया पर लेटे लेटे बतहु याद कर रहा है। सुरसती उसकी देह से टेक लगाकर ऊँघने लगी थी। बतहु ने अपनी देह से उठंग कर सोई हुई सुरसती को हौले से खाट पर लिटाकर खुद उठ गया। 1 सप्ताह बाद वो उठा था। पैर जमीन पर रखे तो छाले दर्द करने लगे। बेपरवाह होकर वो घर से बाहर निकला। स्मृतियों से भी बाहर निकल आया था। मन ही मन कसम खा रहा था कि अब देवता पितर भी जमीन पर उतर आएंगे तो भी दिल्ली वापस नहीं जाएगा। मुसीबत में ही जगह और इंसान की पहचान होती है। महीने तक घर में पड़ा रहा बिना काम। जमा पैसे खर्च करने का मन न होता था। थोड़ा बहुत किया और थोड़ा बहुत बचा लेना चाहता था। मोहल्ले में खाने के पैकेट बंटने लगे थे। खाना का इंतज़ाम हो जाता था, काम नहीं था कहीं। क्लब में ताला पड़ चुका था। स्विमिंग पूल का सारा पानी बहा दिया गया था। 1 महीने की आधी सैलरी मिली। उसके बाद क्लब ने मना कर दिया। क्लब मैनेजमेंट ने पत्र थमाकर क्लब को अनिश्चित काल के लिए बंदी की घोषणा कर दी। सारा स्टाफ सड़क पर आ गया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। बतहु को गांव की याद सताने लगी थी। मोहल्ला खाली होने लगा था। लोग बाग, सामान, बच्चे समेत पलायन कर रहे थे। वो अकेला कब तक चुपचाप पड़ा रहता। निकल पड़ा। रास्ते में जो उसने भुगता उसकी लंबी दारुण दास्तान है जिसे वो याद भी नहीं करना चाहता। रोम रोम सिहर उठता है। जीवन में इतना पैदल कभी नहीं चला है। शरीर में इतनी ताकत है कि वो समंदर पार कर सकता है। सड़कों पर चला नहीं कभी। जमा पूंजी रास्ते में खत्म हुई जब एक छोटे ट्रक वाले ने उस जैसे तमाम ज़रूरतमंदों को लूटा, मनमाना पैसा वसूल किया। ट्रक के पिछले हिस्से में भेड़ बकरियों की तरह सबको ठूंस कर बिहार बॉर्डर पर पटक गया। वहाँ से घर तक पहुँचने की घटना भी भूल जाना चाहता है। अपनी खपरैल झोपड़ी के बाहर आकर उसने उस हवा को सूंघा जो नदी को छूकर आ रही थी। जरा भी नमी न थी। घर के बाहर सुरसती ने एक देवता स्थान बना रखा था जहाँ कुल देवता और देवी का पिंड स्थापित था। वहाँ पूजा पाठ का ढेर सारा सामान रखा था। धूप अगरबत्ती जल रही थी। रंग बिरंगे फूल मालाएं चढ़ा रखी थीं। उस जगह को देखकर लगा कि रोज़ पूजा होती होगी। भांति भांति का सामान रखा था जो बतहु पहली बार देख रहा था। इन 3 सालों में सुरसती कितनी पूजा पाठी हो गई है। उसे ध्यान आया कि पहले भी जब बतहु या उसके बच्चे कोई बीमार पड़ते तो सुरसती पूजा पाठ को लेकर सक्रिय हो जाती, मान मनौती करने लगती, सत्तू का लड्डू बनाती और भोग लगाती। बतहु हंसता, बेसन आटा का लड्डू तो सुने थे, इस सत्तू का लड्डू कहाँ से सीखी हो सत्तो? अपने मन से, अपने आप। हमेशा बेसन नहीं रहता है घर में, सतुआ तो रहता है ना। देवता और बच्चा दोनों को मीठा चाहिए। सुरसती का सांवला सौंदर्य दिपदिपा जाता। बतहु उसे खींचता अपनी ओर। आओ मेरी लाल मछलियाँ, खा जाऊं तुमको। नदी कभी अपनी मछली को खाती है का? आप मेरी नदी हैं, हम आपकी मछलियाँ पिया। दोनों ठठाकर हंसते देर तक। अकेला बाहर बतहु हंस रहा था। सुरसती की नींद खुल गई। वो झपटती हुई बाहर आई तो देखा बतहु किसी बात पर अकेले हंस रहा है। पहले तो घबराई। उसका हाथ पकड़कर सीधे देवता स्थान पर लेकर बैठ गई। अपने आप हंसता हुआ बतहु वहाँ बैठा रहा। उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। सुरसती उसकी नज़र उतारने लगी, कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। अंजूरी में जल लेकर छिड़का। पानी का छींटा पड़ते ही बतहु चैतन्य हुआ।
क्या हुआ, पानी काहे छिड़क रही हो सत्तो? आपको बाहरी हवा धर लिया है का? असगरे अर्थात अकेले काहे बता जैसन हंसे जा रहे हैं? सुरसती ने उसके ऊपर अक्षत फेंका। हमको चुमा रही हो सत्तो? चुमावो है ललना धीरे धीरे, बजावो है बिछिया धीरे धीरे। अरे बताही, हम हंस कहाँ रहे थे? हम तो ऐसे ही बाहर खड़े थे। तुम सो रही थी तो हम बाहर निकल आए। कुछ याद पड़ा था तब तक तुम आ गई। तुमको याद है एक बार? चुप रहिए। सुरसती ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। हम नज़र उतार रहे हैं, आंख बंद करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। ई का धंधा तुम शुरू कर दियो सत्ती? रुको 1 मिनट। बतहू ने थोड़ा उचक कर अपनी लुंगी ठीक की। उसकी गांठ खुल रही थी। लुंगी को दोनों पैरों में समेटा और पालथी मारकर बैठ गया। आंख बंद करने का नाटक किया, कनखी से सब देखता रहा। सुरसती का रूप बदल गया था। वो तप रही थी। टीवी सीरियल में जैसी सुधा चंद्रन दिखी थी एक बार, वैसी ही दिख रही थी। लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। उसके हाथ में काला धागा बांधा, लाल मिर्च 5 बार निछू कर जला दिया। उसकी झांस से इतनी खांसी उठी कि वो उठकर भाग खड़ा हुआ। वो बताही सत्तों को कैसे बताए कि जिस वक्त वो हंस रहा था, दुख छिटक कर दूर चला गया था। हंसी उसे कुछ समय के लिए मुक्त कर गई थी दुखद स्मृतियों से। उस हंसी में उसे आराम मिला था, घाव को भरने का मरहम जैसा कुछ। सुरसती वहीं बैठी पूजा करती रही। धीरे धीरे दोनों बच्चे भी वहां आकर बैठ गए। बतहू का हाल पूछने आने वाली औरतें जुटने लगी थीं। बतहू गमछा से आंख पोंछने लगा था। उधर सारी औरतें सुरसती के पास बैठकर कुल देवता का भजन गाने लगी थीं। हे निषाद देवता, ये औरत तो सचमुच संकल्प पुजारिन हो गई है। क्या गा रही है? सुरसती लोकगीत गाती है सुर में। गीत गायन सुरसती उसे मोह रही थी फिर से। जब से लौटा है, सत्तों की भिन्न भिन्न छवियां देख चुका है। अब गीत गायन सत्तों की ये छवि एकदम नई है। कितना खुल गई है सत्तो उसके पीछे। उसके भीतर से नई नई स्त्री बाहर निकल आई है। मन हुआ इसे रिकॉर्ड कर ले। वो झट से घर में घुसा, मोबाइल लेकर आया और गाती हुई औरतों का वीडियो बनाने लगा। इसे वो दोस्तों को भेजना चाहता था। वो उस पल अपने सारे दुख भूल गया था। इस माहौल ने उसे भूलने का अवकाश दिया था। मित्रता की स्मृति दुख के पलों में अवकाश की तरह होती है। कुछ पल के लिए ही सही, दुख स्थगित हो जाता है। जब से उसका रोजगार छिना था, तब से वो हंसना जैसे भूल गया था। सारे सपने, सारी आकांक्षाएं भरभरा कर गिर पड़ी थीं। दिल्ली एक उम्मीद थी, संभावना थी। झोपड़ी को ईंटों के मकान में बदल देने की उम्मीद, अपना चापाकल आंगन में गड़वाने की उम्मीद, 3 कट्ठा ज़मीन खरीद लेने की उम्मीद और डिज़ाइनर नाव बनवाने की संभावना प्रबल थी। उसके सपनों में जो दिल्ली जगाए रखती थी, उसके भीतर जी जान लगाकर काम कर रहा था। पैसे कुछ घर भेजता, कुछ अपने पास जोड़ता। इसी पैसे के लिए वो अपने नदी प्रेमिका से बिछड़ा था, जिसके जिस्म पर वो मछली की तरह उतरता था। वो लौट रहा था गांव, नदी के पास, सुरसती के पास, दोनों अबोध बालकों के पास, उन मछलियों के पास जो उसके जाल में फंसने के लिए उसके नाव तक तैरती हुई अपने आप चली आती थीं। वो लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बार फ़ोन किया था। वो आवाज़ नहीं थी, गरम गरम आंसू थे जिसने सुरसती के कान के पर्दे को पिघला दिया था। बतहू उधर से रो रहा था। बिलख बिलख कर अपने मर्द को रोते देखना उसे सहन नहीं हो रहा था। मुंह में आंचल ठूंस कर वो बात कर रही थी ताकि हिचकी बाहर ना निकले। बतहू फ़ोन पर बिलख रहा था। पहुंच रहे हैं, ठीक से आ रहे हैं, चिंता मत करना। चिंता की बात है तो चिंता नहीं करेंगे का? नहीं, चिंता मत करो, हम आ रहे हैं, टेंशन मत लो, पहुंच रहे हैं। सुरसती ने कहा, चिंता वाली बात है तो चिंता नहीं होगी। कल से आप कुछ खाए नहीं हैं, उसकी चिंता लगी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, अरे हम आ रहे हैं। चिंता है तब ना हम रो रहे हैं, दिक्कत है तब ना आप रो रहे हैं। दोनों तरफ से फ़ोन पर रोने की आवाज़ें आर पार जाती नहीं। आप अकेले हैं? अभी हम अकेले पड़ गए हैं। 3 साथी संग संग निकले थे, भीड़ में बिछड़ गए। जिसको जो गाड़ी सवारी मिला चढ़कर निकल गया। हम अकेले पड़ गए हैं रास्ता में। कई गांव शहर से गुजरे हैं। एक आदमी अपना चापाकल भी नहीं छूने दिया, द्वार पर खड़ा नहीं होने देता है। दुख की घड़ी है, काट लीजिए, क्या कर सकते हैं। किसी तरह घर पहुंच जाइए, यहाँ सब कुछ है अपने पास। खेत पथार, नदी, मछली, बकरी, सब छोड़कर आप ही ना गए थे जी। हम तो मना किए थे आपको। सुरसती बोली। 2 पैसा कमाने ना मर्द जाता है बाहर। रखते हैं फ़ोन, आ रहे हैं, चिंता मत करो।
तुम बात किए तो रोना आ गया। तुम मत रोना, ठीक है, हम आ रहे हैं। लौट कर सुरसती की छाती से चिपक कर ऐसे रोया था जैसे बचपन में पिता की मौत के बाद रोया था, माँ की छाती से चिपक कर। सुरसती से लिपटे हुए उसके भीतर फिर एक उम्मीद, एक संभावना जग रही थी, सब ठीक हो जाएगा। आमिर खान की फिल्म मोबाइल पर देखा था जिसमें वो मुसीबत में कहते हैं ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। सुरसती के रोम रोम से ये आवाज़ निकल रही थी जिसे बिलखते हुए भी बतहु सुन सकता था। आहा, कितना स्थायी है ये उम्मीद, ये संभावना। कुछ नहीं तो नदी है, मछली है, नाव है, सवारियां हैं और सुरसती है, बच्चे हैं, हीरा मोती। अपना गांव है, समाज है। कहाँ माया के चक्कर में फंसा हुआ चला गया था। उसे पहली बार गहरा अफसोस हुआ। कौन कुमति तो हिलागे जैसी मनोदशा हो गई थी। सामने खेत की तरफ नजर पड़ी जहाँ एक छोटा सा पेड़ जमीन से उखड़ कर गिरा पड़ा था। लगता है तेज हवा चली होगी, अपनी जमीन से उखड़ गया होगा। उसे देखते हुए बतहु कुछ देर ठिठका रहा। सुरसती दूर से उसे देखती रही। उसकी आंखें नम हुईं, सूती साड़ी के आंचल से कोर पोंछ लिए। वो बतहु के सामने आंखों में कुछ सवाल लिए खड़ी थी। क्या करोगे अब, कुछ सोचा है? वही अपना पुराना काम जो पहले करते थे। जाल नया ले लेंगे, पुराना फट गया है, हम देखे। नाव भी जर्जर है, हम खुद ही बनाएंगे, मालिक की गाछी से लकड़ी मांग लेंगे। इतनी तो सहायता करेंगे ना? सुरसती ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे ले चली नदी की ओर। बच्चे बाहर इन सब से बेखबर खेल रहे थे। उसकी झोपड़ी के बाद खेत शुरू होते थे और खेतों के बाद नदी आ जाती थी। नदी आज बहुत दूर लग रही है सत्तो, मैं थक गया हूँ, या मेरे पैरों में छालों की वजह से चला नहीं जा रहा। नदी इतनी दूर तो नहीं थी रे। शाम ढल रही थी। दोनों नदी के तीरे पर बैठे थे। सूखी भुरभुरी मिट्टी थी। नदी सच में बहुत दूर खिसक कर चली गई थी। नदी के नाम पर दूर पानी की लकीर नजर आ रही थी। इसके अलावा कीचड़ और छोटे मोटे गड्ढे जिसमें पानी भरा था। उसमें मेढक, घोंगे और नामालूम से कीड़े तैर रहे थे। नदी की छोड़ी हुई ज़मीनें काली पड़ गई थीं। कहीं कहीं झाड़ झंखाड़ उगे थे। नदी की इस कुरूपता का उसे अंदाज़ा तक न था। उसे लगा नदी रूठ कर कोप भवन में जा बैठी है। आप देख रहे हैं ना नदी का हाल। मालिक लोग अपनी खेती कर रहे हैं नदी में। जब से आप गए हैं गांव में बारिश कम हुई है, नदी में पानी नहीं आ रहा है। राजरतन बाबू कह रहे थे कि धरती के नीचे पानी का सोता सूख गया है, पानी कम हो गया है। तब पानी कहाँ से आएगा? सुरसती की आवाज़ मानो दूर से आ रही थी। बतहु की आंखें अपनी नाव ढूंढ रही थीं जो कीचड़ में धसी हुई थी। नाव पहचान में नहीं आ रही थी। गांव लौटा था जिनके लिए उनमें से सिर्फ एक सही सलामत मिली, सुरसती। नदी, जाल, नाव और मछलियां सब गायब। बाबा कहते थे घर की औरत अपनी गाय और अपनी नदी को आदर से रखो तो तीनों वफादार निकलते हैं। सत्तो को बहुत आदर देता था। नदी के बाद सबसे ज़्यादा प्यार उसे सत्तो से था। सत्तो बिस्तर पर उसके सामने नदी की तरह खुलती थी। वो किसी कुशल नाविक की तरह उसकी लहरों पर उतरता था। सत्तो साथ है, नदी साथ छोड़ गई। पारंपरिक काम धंधा खतरे में। सही सवाल पूछा था सत्तो ने कि अब क्या करोगे? क्या करेगा आप? क्या जवाब दे? क्या करूँगा मैं सत्तो? नदी क्या कभी नहीं भरेगी? बतहु ने डूबती आवाज़ में पूछा। सुरसती उससे लिपट कर पहली बार खूब रोई। बतहु उसे दिलाता देता रहा। उसे याद नहीं आया कि कभी दिल्ली में उदास होने पर किसी ने उसे या उसने किसी को इस तरह गले लगाया हो या सांत्वना दी हो। नदियाँ जानती नहीं कि मल्लाह उसके बेटे, प्रेमी और सखा होते हैं। ऐसे कैसे हमारा साथ छोड़ सकती है? लौट आओ भैया, लौट आओ। अपने दोनों हाथ जोड़कर बतहु नदी से प्रार्थना करने लगा था। तू है तो जल की रानी, मछली की गंध लील गई क्या? तेरे से फूलों की गंध आती है रे। कहाँ से होकर आती हो? चलो हटो, मजाक मत करो। हमको आपसे शहर की औरतों की गंध आती है। बहुत चिपक चिपक के पौड़ना सिखाते हैं ना आप शहरी औरतों के चक्कर में गांव से भागे थे ना। क्या हुआ, देखिए रहे हैं आप। छोड़िए, झगड़ा हो जाएगा इस बात पर। सुनिए जी, मछली हम लोगों का तरकारी है, उसके भी लाले पड़ गए हैं। बच्चा सब तरस रहा है। तो पेठिया जाओ, पोठिया मछली ही ले आओ। पैसे ख़त्म हो रहे हैं सत्तो, कुछ कमाना पड़ेगा। कोई रास्ता निकाल। चारों तरफ कोरोना का कहर है, कोई आसपास फटकने नहीं देता है। सब मुंह छुपाए घूम रहे हैं। हम दिल्ली छाप लोगों से 100 गज दूर रहते हैं। कल हमको रमेश सहनी का बेटवा ऐसे बोल रहा था कि हम ही लोग गांव में कोरोना लेकर आए हों जैसे। उसका वश चले तो हमको गांव से बाहर ही निकाल देगा। उसको 2 थप्पड़ मारे काहे नहीं? इतना मजाल कैसे हो गया उसका?
भूल गया कैसे हम उसका भूत उतारे थे? ईलोक का भूत थप्पड़ से ही उतरता है, मंत्र से नहीं। बतहु उसकी बात सुनकर भौचक हो गया। भूत उतारी थी? कब, किसका, कैसे? तुमको ये विधा कैसे आता है? तुम ओझाइन कब बन गई सत्तो? अरे रे, कितना सवाल एक साथ पूछिएगा राजा। सत्तो इठला कर बोली। लाल छींट वाली पुरानी सूती साड़ी पहने सिर पर आंचल रखे वो बतहू को बहुत सुहा रही थी। सत्तो हमेशा अपनी मांग में लाल के बजाय पीला सिंदूर लगाती है, शुरू से लगाती है, मगर अब बतहू ने पहली बार गौर से देखा उसकी मांग को, जहाँ पीले सिंदूर की लंबी रेखा पीछे तक खींची हुई थी। तू तंत्र मंत्र जानती है का सत्तो? बताई नहीं हमको कभी। गांव के लोग जानते हैं का? हम ओझाइन हैं। कैसे, कब से? गांव के ओझा छैला भगत कहाँ गए? सुने हैं कि वो कामरूप कामाख्या गए सो लौटे नहीं अभी। उनके भाई रोशन भगत को ठीक से सिद्धि नहीं मिला है। एक दिन हमको अपनी विधा याद आई। हम रमेश सहनी के बेटे को झाड़ फूंक कर दिए, वो ठीक हो गया। एक मामला और आया, वो भी ठीक। उसके बाद से लोग मेरे पास आने लगे या मुझे बुलाने लगे। एने मामला कम आ रहा है, बाहरी हवा को भी कोरोना से डर लगता है। बतहू की हैरानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी सत्तो ओझाइन थी और उसे मालूम ही नहीं। क्यों छुपाया? वो बिफर गया। औरत कहीं ओझागिरी करती है? हम तो नहीं सुने कहीं कि औरत ओझाइन होती है। डायन जरूर होती है। कुम्हार टोली में सहजो दाई थी ना डायन, सब उसे दूर भागता था। जाने उनका क्या हुआ। सुरसती गंभीर हो उठी। औरत डायन हो सकती है तो ओझाइन भी हो सकती है। ना डायन सच, ना ओझाइन सच। ओझा बनकर बहुत औरतों का नाश किया है घर परिवार। हमको सब पता है कि कोई औरत डायन नहीं होती। और काहे हमेशा औरत ही डायन होगी और मर्द ओझा? सहजोदाई के साथ जो कुछ हुआ कौन औरत भूल सकती है? हम तभी ठान लिए कि ओझा बनकर सबको नाचना चाहेंगे। अगर डायन सच है तो ओझा भी सच। हम ओझा नहीं तो कोई औरत डायन कैसे? इससे पहले कि हमको डायन बनाता लोग, हम ओझा का रूप धर लिए। कर लो जो करना हो। ये गलत है रे सत्तो, तू ठग रही है सबको। आप शांत रहिए, हमको अब कोई पकड़ नहीं सकता। कितना रोगी हम ठीक कर दिए हैं। वो टीवी सीरियल की जादूगरनी की तरह हंस रही थी। बतहू अपनी पत्नी में एक अलग नई औरत को देख रहा था। इस औरत से वो कभी नहीं मिला था, जिसे जानता नहीं था। ये अजनबी औरत सुरसती के भीतर बसती थी, उसे कहाँ पता। उसे अभी और क्या क्या देखना लिखा था। भाग्य का खेल देख रहा था। वो सुरसती की बातें सुनकर सन्न रह गया। मुँह से बोल न फूटे। थोड़ी झुरझुरी हुई। मुँह काहे बनाकर बैठे हैं? सब ठीक कर देंगे हम, बस तुम देखते जाओ। हम कहे थे ना सब ठीक होगा, बस मेरी बात मानते जाओ। कोई सवाल मत करना। हम भूखे नहीं मरेंगे। तुम कमाओगे, मैं इंतजाम करूँगी, भरोसा रखो। वो सुरसती जो अपने बारे में हमेशा एक गीत गाती थी। सैया दिल कऊ खटिया, गोसैया दिल कऊ नींद, सुतो है बहुरिया सगरे दिन। उसका सुकून, नींद सब गायब। रात दिन किसी उधेड़-बुन में लगी रहती है। वो एक अजनबी औरत में बदल गई थी। चेहरे पर अलग ताप था। इस ताप की तुलना वो किसी और स्त्री से नहीं कर पा रहा था। उसने दिल्ली में बहुत स्त्रियां देखी थीं। एक से एक कमाऊ स्त्रियां आती थीं। उनकी दुनिया भी उसे हैरत में डालती थी। कई बार उन्हें देखते हुए अपनी भोली सूरत वाली सत्तो याद आती थी। इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि सत्तो के भीतर एक अजनबी औरत उगाई, जिसमें इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है, जो उसके लिए सहारा बनकर खड़ी है। जैसे स्विमिंग पूल में नई तैराक स्त्रियां डूबने से बचने के लिए उसका बाहें पकड़ लेती थीं या बाहों में झूल जाती थीं। उसकी गठीली सांवली बाहों से पानी की बूंदें फिसलती उन स्त्रियों के बालों में गुम हो जाती थीं। बतहू की बाहें थाम कर वे पानी में मुंह घुसाकर सांस रोक लेती थीं। ये मेरी गृहस्थिन सत्तो क्या कह रही है? क्या करने वाली है? बिना जादू तंत्र मंत्र जाने किस चमत्कार की आशा में है। जाने कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएगी। जिस दिन भंडा फूटा तो बचना मुश्किल है। उसे ये भी शंका हो रही थी, गांव में उसकी अनुपस्थित में सत्तो के साथ कुछ तो हुआ है जिसने उसे इतना बदल दिया है। पूछे कैसे? सत्तो समझ रही थी बतहू के मन में शंका घुमड़ रही है। हर समय उसे अजीब सी निगाहों से देखा करता है। उन पराजित आँखों में वो सवालों के तूफान देखती थी और अपने में गुम हो जाती थी। कैसे बताए कि गांव में अकेली जवान मल्लाहिन क्या क्या झेलती है, जिसकी झोपड़ी गांव के किनारे हो। नदी के भरोसे बनाया था घर। जब नदी ही सूख जाए, नाव जर्जर हो जाए, मछलियां किसी और नदी की तलाश में दूर निकल जाएं, परदेश गया पति अपर्याप्त पैसे भेजे, 2 बच्चे हर समय भूख भूख चिल्लाएं और अपनी ज़रूरतें सिर पर खड़ी हो जाएं, तो क्या करे एक मल्लाहिन।
बड़की घरारी के फुलटून बाबू उसे हमेशा मछली की तरह ही देखते थे। उनका वश चलता तो बिना तले भुने उसे खा जाते। वो तो अच्छा हुआ कि उसे डायन साबित किया जाता, उसके पहले ओझाइन का चोला ओढ़ लिया। पहले वो डरती थी, अब लोग उससे डरते हैं। देखते ही देखते उसका काम चल निकला था। सांवली सलोनी सुरसती जब ओझाइन बनती तो उसे घूरने वाली लालची निगाहें नीचे झुक जाती। लेकिन हमेशा कहाँ होता था ऐसा। बाबू साहब लोग झाड़ फूंक के लिए उसके दरवाजे नहीं आते थे, उसे बुलावा भेजते थे। ठेकेदार राम बाबू एक बार बीमार पड़े तो बिस्तर पर पड़े पड़े कांपते रहते थे। डॉक्टर दवा देता तब भी नहीं संभलते थे। बुखार उतर जाता था, खास तरह की कपकपी ख़त्म ही नहीं होती थी। शहर ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात चली तो कमज़ोर आवाज़ में उन्होंने ओझाइन को बुलाने का आदेश दिया। ओझाइन सुरसती देवी बुलाई गईं। वे एकांत में उनके शरीर पर मंत्र पढ़कर जल छिड़कती नहीं। कमरे में धुआं आग जलाकर नज़र उतारी गई। कपकपी बंद हुई तो उनकी पथराई आंखें शरारती हो उठी थीं। सुरसती को अपनी बीमार बाहों में दबोच लिया था। वो उनके ऊपर गिर पड़ी थी। उनकी कपकपी तब और बढ़ गई थी। वे फुसफुसा रहे थे, तुम चाहोगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा सुरसती, तुम ऐसे ही पड़ी रहो मेरे ऊपर। तुम क्या जानो मेहरारू के बिना ज़िंदगी कैसे कटती है। तुम्हारा भी आदमी नहीं, मेरी भी नहीं, कृपा करो। सुरसती समझ गई ये कपकपी लाइलाज है। उत्तेजना से कांपते बूढ़े का यौनांग पर एक मुक्का मारते हुए बोली, दोबारा किए ना तो काट कर फेंक देंगे पोखरा में। हम जानते नहीं का आपको, खतरा उठाकर आए थे, कमज़ोर मत समझिएगा। पति नहीं है तो क्या, जवानी लेकर दुआरे दुआरे मर्द जैसन छिचियाते फिरें का। दांत पीसते हुए एक मुट्ठी लाल मिर्च आग में झोंक कर वो बाहर निकल गई थी। कमरे से खांसने चीखने की आवाज़ देर तक आती रही। सुरसती ने बाहर आकर उनके घर की औरतों से कहा, बहुत जोर का नज़र लगा था, कितना झांस उठ रहा है, अब ठीक हो जाएंगे। घर वालों से दान दक्षिणा लेकर वो विदा हो गई। एक घटना हो तब ना, गौनौर सहनी तो जैसे अपना हक ही समझ बैठा था। उसके लिए काम लाने लगा था। गांव में जो भी बीमार पड़ता, डॉक्टर एक तरफ, ओझाई की झाड़ फूक एक तरफ। एक शाम खेत से शौच करके लौट रही थी कि गौनौर सहनी ने घेर लिया था। उसके साथ की बाकी औरतें आगे जा चुकी थीं। उस दिन उसे पीतल के लोटे का महत्व समझ में आया। दे लोटा कपार पर। गौनौर बाप बाप करता भागा। माथा पकड़कर दर्द से चीखता, गंदी गंदी गाली देता हुआ भागा जा रहा था। सारे एहसान भी गिराता जा रहा था। पीछे से उसे खदेड़ती हुई सुरसती सब सुन रही थी। मल्लाह टोला में बात फैल गई कि गौनौर से काम लेने के बाद सुरसती ने उसे ठेंगा दिखा दिया। लेन देन की बात पर बेईमान सुरसती ने उसका लोटा से कपार फोड़ दिया। सुरसती से सबको काम था, कोई उससे लड़ने भिड़ने नहीं आया। मगर उस शाम के बाद सुरसती के भीतर खौफ भर गया था। मछली वाला जाल झोपड़ी के बाहर रखने लगी थी। मछली न सही, लंपटों को इसमें फंसा सकती है। उसका काम बढ़ रहा था, उसकी ख्याति फैल रही थी। लोग उसे बुलाने लगे थे, लेकिन उसकी लोलुप निगाहें लगातार उसका पीछा करती रहती थीं। एक दिन बहुत सोचते सोचते सुरसती ने उपाय निकाला। अपना वेश अजीब कर लिया। सरसों तेल चुपड़े बाल, पीली साड़ी, आंखों में मोटे मोटे फैले हुए काजल, मटमैले हाथ, सिंगार पटार छोड़ दिया। उसकी सांवली काया मैली रहने लगी। कपूर सरसों तेल के गंध में लिपटी हुई काया अनाकर्षक हो उठी थी। दिल्ली से बतहू का फ़ोन आता तो कोई बात न बताती, वो भी बेखबर था। उसका जी कसकता था कि जवान पत्नी को छोड़ आया है, अब की गाँव गया तो सबको लेकर आएगा। अब की लौटा भी तो किन हालात में। सुरसती भी बदली हुई मिली और हालात भी, नदी भी और नाव भी, देश और गांव भी। बाकी सब तो समझ में आया था, सुरसती नहीं। क्या हुआ उतने सालों में कि वो क्या से क्या बन गई। मन होता कि पूछे, तेरी देह से मछली की गंध क्यों नहीं आती है सत्तो, कैसे काटी गर्म सर्द रातें। मन नहीं हुआ कभी, तब क्या करती थी रे पगलो। हम मर्द लोग तो अलग ही उपाय जानते हैं, तुम औरत लोग क्या करती हो। कई दिनों तक वो इन सवालों से जूझता रहा। सुरसती अलग ही धुन में थी। गांव में कोरोना का कहर उतार पर था। लोग बीमार पड़ते थे तो अजीब अजीब हरकतें करने लगते थे। सुरसती सबकी झाड़ फूंक करती। कुछ लोग उसके घर आने लगे। बाहर देवता स्थान पर झाड़ फूंक की प्रक्रिया चलती। बतहू घर बैठा बैठा ऊब रहा था। एक दिन सुरसती ने कुछ पैसे, बेसन, लाल मिर्च, सरसों तेल और कच्ची सब्जियां उसे थमाईं और मुर्गियां चौक पर ले जाकर उसका छोटा सा खोमचा लगा दिया। वो हैरानी से सब देखता रहा। आज से तुम पकौड़ियाँ तलोगे, समझे। महीना हो गया है, हम काफ़ी कुछ सामान और पैसा जमा किए हैं। तुम्हारा काम चलता रहेगा जब तक हम ओझाइन हैं, काम नहीं रुकेगा।
मैं पकोड़े तलूँगा? क्या बात करती हो? हरगिज़ नहीं, मैंने जीवन में कभी ये काम नहीं किया, ये औरतों का काम है। सुनिए, अकेले आप ही नहीं है ना जो कुछ अलग काम करेंगे, पूरा मल्लाह टोला संकट में आ गया है। आप पैठियाँ जाइए, वहाँ देखिएगा सब लोग अलग अलग काम पकड़ लिया है। कुछ लोग ईंट भट्टा में काम कर रहे हैं, पानी से खेलने वाले लोग आँख में झुका गए हैं। पेट भरना है, परिवार पालना है कि नहीं? एक बात कह देते हैं, काम का बंटवारा मत करिए। औरत मर्द के बीच काम नया जमाना में नहीं बंटता है, सब लोग सब काम करते हैं, समझे? आप ही ना बताए थे कि दिल्ली में चाट का ठेला मर्द लोग चलाता है, बड़े बड़े होटल में मर्द लोग खाना बनाते हैं, औरतों से ज़्यादा स्वाद उनके हाथ में होता है कि नहीं? सत्तो, कहाँ से आएगा इतना बेसन तेल सब्जी, समझती नहीं हो तुम। मेरे दिल्ली छाप सैया, काम शुरू करिए, सत्तो है ना? हम भूत झाड़ने, बुखार झाड़ने, नज़र उतारने, ऊपरी हवा को बांधने का काम करते रहेंगे। बदले में बेसन मिर्च सरसों का तेल लेते हैं, कुछ लोग सब्जियां दे देते हैं। हम पैसा नहीं लेते, सामान लेते हैं। पैसा तुम कमाओ, मर्द हो ना, औरत का पैसा हराम लगता होगा, इसलिए हम सामान कमाएंगे, तुम पैसा। समझ में आया? हमसे नहीं हो पाएगा सत्तो, पूरा मल्लाह टोली हमको मुंह चिढ़ाएगा। बाबू लोग कहेंगे, काहो बताहू, शहर से पकौड़ा छानना सीख कर आए हो का? मछली मारने का ज्ञान भुला गया का? देख सत्तो, हमको गुस्सा आएगा तो हम वहीं गरम तेल उड़ेल देंगे, और फिर हमको अपनी नदी, मछली, जाल सब बहुत याद आएगा रे सत्तो। मत खौला हमको सरसों तेल में। सुरसती ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी सशंकित आंखों को गौर से देखा। वो ताड़ गई कि ये आंखें उस पर यकीन करना चाहती हैं। उन आंखों में अपनी आंखें डालकर बोली, सुनो, मुझे देखो, तुम्हारे पीछे अगर मैं ओझा नहीं बनती तो ये लोग मुझे डायन बना देते। पेट की खातिर जीवित रहने के लिए कुछ समय के लिए रूप और काम बदलना गलत नहीं है। हम किसी का हक थोड़े ना मार रहे हैं। काम बदलने से पहचान थोड़े ना बदल जाएगी। रहोगे तुम वही ना, नदी प्रेमी मछली मार। सुरसती हंसी। बतहू को लगा नदी कभी ऐसे ही हंसा करती थी। उससे जिरह करने पर आमादा था बतहू। सुरसती के पास जवाब ही जवाब थे। सुनो, कुछ ही दिन की तो बात है, वर्षा ऋतु आने वाली है। तुम तो नदी से ऐसे रूठे हो कि उसके पास दोबारा गए ही नहीं। यही प्यार करते थे उससे, वो काम की नहीं रही तो दोबारा झांकने भी नहीं गए। नदी मुसीबत में है, तुम भी हो। कोई जब खुद खुश होता है तभी ना दूसरों को खुशी बांटता है। उदास इंसान किसी को खुशी नहीं बांट सकता। नदी मर रही है, मगर मुझे भरोसा है इस बार जमकर बारिश होगी। नदी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। देखना कहीं हमारी झोपड़ी तक ना पहुंच जाए, ज़्यादा दूर थोड़े है ना। फिर पकौड़े तलना बंद, छनौटा फेंक देना दूर, कमाए हुए पैसों से नई नाव बना लेना, जाल खरीद लेना। मेरे सैया मलहवा हो, नैया लगा दे नदिया के पार। गाना में भैया है, सैया नहीं, तुम गलत गा रही हो। होगा, हम तो भैया नहीं गाएंगे ना, सैया मलहवा हो। मेहरारू बटोहिनी गे, खोज लइहे दोसर घटवार। कुछ महीने बीते, मौसम ने पलटा खाया। गर्मी के मौसम ने अपने हाथ में रखी हुई मौसम की पाती बरसात के हाथ में सौंप दी। बताओ, रोज़ शाम नदी किनारे जाता, नदी से बातें करता, अपने मन की व्यथा कहता, उसे पुकारता, कहता कि अब मुझे लौट कर मत जाने देना, रोक लेना यहीं अपने किनारे पर। अब के जो लौटाया तो वापस भी मत जाने देना। ये गांव, ये कछार, इसे छोड़कर वहाँ शहर में भी क्या मिला? कुछ नहीं, खाली हाथ ही तो वापस आना पड़ा, वो भी पैदल। नदी, तुम जिंदा हो जाओ, तुम जिंदा नहीं हुई तो मुझे फिर शहर लौटना पड़ेगा। तुम भी नहीं चाहोगी कि मैं गांव छोड़कर फिर शहर चला जाऊं। बतहू मेघों को देखता, पुकारता, और फिर एक शाम टूट कर बरसात हुई। ढलती हुई दोपहर से शुरू हुई बरसात शाम तक घनघोर हो गई। बतहू भीगता हुआ नदी के किनारे बैठा था, देख रहा था नदी को जिंदा होते हुए, अपनी नदी को जिंदा होते हुए। उफनती लहरों की आवाज़ मानो नदी की सांसों की आवाज़ थी, गहरी और लंबी सांसों की आवाज़। महीनों से मरी पड़ी नदी जिंदा होने लगी, गहरी गहरी सांसें लेकर। बतहू देख रहा था नदी की नस नाड़ियों में मटमैला बरसाती पानी भरते हुए। नदी के किनारे पानी का परस पाकर सरसराने लगे। बतहू के देखते देखते नदी में पानी बढ़ने लगा। नदी पूरी तरह से जिंदा हो चुकी थी। नदी अकेली नहीं आई थी, कुछ और भी साथ में लाई थी। अपने साथ लाई थी अपने किनारे बैठे पुरुष के शहर पलायन को रोकने की पाती। नदी की लहरों पर उसकी पुरानी जर्जर नाव जोर जोर से हिल रही थी। बाढ़ में उफनती नदी की एक लहर किनारा छोड़कर उछली और नदी के किनारे बैठे अपने पुरुष को बाहों में भरकर बिखर गई। बतहू नदी तीर से उठकर भागा अपनी झोपड़ी की तरफ।
वो खुशी के मारे चिल्ला रहा था। सत्तो, हीरा, मोती, झुम्मन, देख रे, नदी जिंदा हो गई रे। दौड़ता हुआ बतहू अपनी झोपड़ी तक पहुंचा। बाहर दोनों बेटे पानी में खेल रहे थे। बतहू दोनों को गोद में उठाकर नाचने लगा, फिर उन्हें वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ झोपड़ी के अंदर पहुंचा। अंदर एक और सांवली नदी बिछी हुई थी। आज बतहू को फूलों की गंध नहीं आई, आज मछली की गंध से महक रही थी बतहू की सांवली नदी। बतहू कुछ देर ठिठक कर उस सांवली नदी को देखता रहा, फिर एक छलांग लगाकर उस सांवली नदी में कूद गया कभी लौट कर शहर नहीं जाने के लिए। मत्स्यगंधा सांवली नदी भी धीरे धीरे जिंदा हो रही थी। अभी आप सुन रहे थे गीताश्री जी की लिखी हुई कहानी मत्स्यगंधा। अपने घर गांव की मिट्टी की गंध में रची बसी ये सोद्देश्य और सफल कहानी आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, हाइप और शेयर करिएगा, और हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।